तो आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आने वाली परीक्षा के लिए, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहला सवाल है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। इकोनॉमी, आपको पता भी होगा कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। तो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, लिखा है अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई एक आर्थिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में ही किसी देश या समाज के सदस्य सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। सारांश में यदि कहा जाए तो वितरण एवं उपभोग की आर्थिक क्रियाओं की सुव्यवस्थित संरचना ही अर्थव्यवस्था है। वितरण एवं उपभोग की आर्थिक क्रियाओं की सुव्यवस्थित संरचना ही अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आय गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। तो आय और गरीबी में क्या संबंध है, तो लिखेंगे आय का गरीबी से घनिष्ठ संबंध है। बहुत कम आय होने के कारण ही कोई व्यक्ति या परिवार विपन्नता में जीवन यापन करता है तथा उसका भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा आदि मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं होती है। ठीक है। अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण गरीबी परिवार की अगली पीढ़ी भी गरीब रह जाती है, अतः गरीबी गरीबी को जन्म देती है। कहने का मतलब यदि एक परिवार की आय कम हो जाती है तो उसकी आने वाली पीढ़ी भी गरीब हो जाती है। इस प्रकार गरीबी गरीबी को जन्म देती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटीएम क्या है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम कार्ड ग्राहकों को बैंक द्वारा निर्गत एक ऐसा प्लास्टिक कार्ड है जिसका उपयोग कर ग्राहक स्वचालित टेलर मशीन से कभी भी रुपए की निकासी कर सकते हैं। इसका उपयोग स्वाइप द्वारा भुगतान के लिए भी हो सकता है। ठीक है, ये एटीएम कार्ड के बारे में दिया गया। अगला सवाल है फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। कई बार हम देखते हैं कि हम अगर एक ही प्रकार के फसल को बार बार उगाते हैं तो मिट्टी की क्षमता कम हो जाती है। उस क्षमता को बनाए रखने के लिए हमें बदल बदल के फसलें लगानी पड़ती है। इसी को फसल चक्रण कहते हैं। कभी दलहन फसल हम लगा लिए, कभी तिलहन फसल लगा लिए, कभी गेहूं लगा लिए, कभी चावल लगा लिए। तो फसलों को बदल के लगाना ही फसल चक्रण कहलाता है। फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषक स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा में हरास उत्पन्न होता है। इसे तिलहन दलहन की खेती के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अगला सवाल देखते हैं। भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन कीजिए। तो भारत की नदियों के प्रदूषण के क्या कारण है, तो भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण इस प्रकार है। औद्योगिक अपशिष्टों का नदियों में गिराना, उद्योग से निकलने वाले जो जहरीले रसायन होते हैं, केमिकल, उसको नदियों में ही बहा दिया जाता है। ठीक है। शहरी मलजल एवं कचरे का नदियों में गिराया जाना। और आपको पता है गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है कानपुर शहर। 180 चमड़े के कारखाने हैं जो प्रतिदिन 58 लाख लीटर मल जल गंगा में विसर्जित करते हैं। तो इस प्रकार नदियां प्रदूषित हो रही हैं। वन्य जीवों के ह्रास के 4 मुख्य कारण का उल्लेख कीजिए। तो वन्य जीवों के ह्रास का निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला वन्य जीवों का शिकार। आर्थिक लाभ के लिए कुछ लोग वन्य जीवों का शिकार करते हैं, फलतः उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। इसके बाद यह है प्राकृतिक आवास का ह्रास। वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास वन क्षेत्र ही है। नगरीकरण, औद्योगिकरण, सड़क व रेल लाइन निर्माण से वन क्षेत्र घटता जा रहा है। नगरों को बनाने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है, जिससे जानवर बेघर हो जाते हैं। प्रदूषण की समस्या। अम्ल वर्षा, पौधा घर प्रभाव मतलब हरित ग्रीन प्रभाव और पराबैंगनी कीड़े अन्य जीवों के नाश के कारक है। वनों में आग लगना। प्राकृतिक या मानवीय कारणों से वनों में आग लग जाती है। इससे हरे भरे वन एवं वन्य जीव नष्ट हो जाते हैं। अगला सवाल।
खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? खनिज पदार्थ अशुद्ध अवस्था में खदानों में होते हैं। खनिजों का भंडार सीमित होता है, अतः अशुद्ध खनिजों का शुद्धिकरण खनिज प्रबंधन कहलाता है। मतलब जो अशुद्ध खनिज है उसको शुद्ध करना क्या कहलाता है? खनिज प्रबंधन कहलाता है। इतने सारे खनिजों को पहले शुद्ध करके ही तो हम रखेंगे। सीमित खनिज भंडारों का योजनाबद्ध तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोग खनिज का संरक्षण कहलाता है। ठीक है, फिर से समझेंगे। खनिज अशुद्ध खनिजों का शुद्धिकरण खनिज प्रबंधन कहलाता है और सीमित खनिज भंडारों का योजनाबद्ध तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोग, इसका मतलब इस तरीके से उसका उपयोग करें कि वो आने वाली भी पीढ़ी इसका उपयोग कर पाए, इसी को बोलते हैं खनिज संरक्षण। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोलर प्लेट का उपयोग किया जाता है। इसमें सिलिकॉन धातु के पतले पतले तार लगाए जाते हैं। इन तारों पर सूर्य प्रकाश पड़ता है तो फोटो वोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसे विद्युत सौर प्लेट में लगे तार द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तु से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार बिना अधिक खर्च के ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आपदाएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, मानव जनित आपदा और प्राकृतिक आपदा। मानव जनित आपदा में आतंकवाद आ जाएगा और प्राकृतिक आपदा जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो नेचुरली होती है, जैसे भूकंप का आना। बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय। बाढ़ नियंत्रण के लिए नदियों पर बांध लगाना, नदियों के किनारे मजबूत कंक्रीट ऊंचा तटबंध बनाना, वृक्षारोपण करना। आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका होती है? तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है उनकी क्या विशेषता होती है, क्या भूमिका होती है? आकस्मिक आपदा जैसे संकट का सामना करने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास किए जाते हैं, परंतु आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका अधिक कारगर सिद्ध होती है। आकस्मिक आपदा की स्थिति में राहत शिविरों का निर्माण, मतलब आवास के लिए टेम्परेरी आवास उनके लिए बनाया जाता है जो उसे पीड़ित होते हैं। बचाव कार्य हेतु आवश्यक उपकरण, प्राकृतिक उपचार की सामग्रियाँ, फर्स्ट एड जिसको फर्स्ट एड बोलते हैं, ठीक है, जो तुरंत उपचार किया जाता है। डॉक्टर, एम्बुलेंस, अग्निशामक इत्यादि की व्यवस्था जितना बेहतर तरीके से तथा शीघ्र समाधान स्थानीय प्रशासन कर सकता है। इतना ही आज के लिए, इतना ही। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए।